डिस्कस न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन कंट्री, इसको हम 7 एनालिसिस पे देखेंगे। फर्स्ट लो अर्थ वेट, सेकेंड अंडर न्यूट्रिशन, देन थर्ड है ज़ेरोफ्थैल्मिया, देन फोर्थ है आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, फोर्थ न्यूट्रिशनल अनीमिया है, एंड फिफ्थ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, सिक्स्थ एंडेमिक फ्लोरोसिस है, एंड सेवन्थ प्लेथरिज्म है। तो फर्स्ट इसमें है लो बर्थ वेट। तो ये 18.6% बेबीज जो है लो बर्थ वेट से हैं अफेक्टेड होते हैं। एंड सेकेंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन में होता है, सफ़र करते हैं फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन से भी। ना सेकेंड अंडर न्यूट्रिशन है, तो अंडर न्यूट्रिशन में फर्स्ट ये इनका पास क्या करता है, सेकेंडरी इसके होगी कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, देन फिफ्थ हेडिंग होगी अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट अंडर न्यूट्रिशन इनका पास करता है तीन चीज़ों को। टर्म जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, फर्स्ट स्टंटिंग, सेकंड वेस्टिंग एंड थर्ड अंडरवेट। तो स्टंटिंग मतलब क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन, सेकंड वेस्टिंग मतलब एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, एंड थर्ड अंडरवेट होता है। तो सेकंड फिर कॉजेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, तीन कॉजेस होते हैं। फर्स्ट इनएडिक्वेट फूड, सेकंड इन्फेक्शन, थर्ड मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन साइकिल, एंड फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। फोर हेडिंग्स है। तो फर्स्ट इनएडिक्वेट फूड अगर मिलता है तो भी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। सेकंड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। थर्ड मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शस साइकिल चलती है, तो उसमें क्या रहता है कि इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक अगर रहता है तो वेट लॉस होता है, ग्रोथ फॉल्टरिंग होती है, इम्यूनिटी लोअर हो जाती है और म्यूकोसल डैमेज हो जाता है। तो उससे फिर डिसीज़ की इंसिडेंस, ड्यूरेशन और सीवियरिटी आती है। उसके बाद फिर एपेटाइट लॉस, न्यूट्रिशन लॉस, मैल एब्जॉर्प्शन और अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फिर अगेन ये साइकिल चलती रहती है, फिर उससे अगेन इनएडिक्वेट डाइटरी लॉस होता है। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। देन फोर्थ है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। तो उसमें पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, पुअर मैटरनल हेल्थ, थर्ड लैक्टेशन फेलियर, एंड फोर्थ सप्लीमेंट्री फीडिंग रिलेट हो जाएगा। ये चार कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन अगर पुअर रहती है तो न्यूट्रिशन हो सकता है, मैटरनल हेल्थ अगर पुअर है मदर की, और लैक्टेशन अगर फेलियर हो जा रहा है मतलब आ नहीं रहा है दूध तो हो सकता है। देन फोर्थ सप्लीमेंट्री फीडिंग अगर डिले की जा रही है तो उसमें भी हो सकता है। देन फिफ्थ है सेल्फ परपिटेशन। तो सेल्फ परपिटेशन भी होता है कई बार मैल न्यूट्रिशन का, तो वो अपने आप ही आने लगता है। मतलब चाइल्ड का न्यूट्रिशन स्टेटस कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंड करता है उसकी पास्ट न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पे, जो पर्टिकुलरली उसके प्रेजेंट स्टेटस को इन्फ्लुएंस करती है। देन थर्ड इसका मेजरमेंट कैसे होता है अंडर वेट मैल न्यूट्रिशन का, अंडर न्यूट्रिशन का। फर्स्ट WFS है, सेकेंड HFA एंड थर्ड WFH। तो फर्स्ट WFA है मतलब वेट फॉर एज से मेजरमेंट होता है। सेकेंड HFA है मतलब लेंथ फॉर एज या फिर हाइट फॉर एज से मेज़र करते हैं। एंड थर्ड WFH है मतलब वेट फॉर लेंथ या वेट फॉर हाइट से मेज़र करते हैं। तो ये सिनोनिमस होता है अंडर न्यूट्रिशन ग्रोथ फेलियर से, मतलब जितना ग्रोथ फेलियर होगा उतना ये होगा, तो इसलिए इससे मेज़र करता है। देन फोर्थ टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन है, तो इसमें फर्स्ट अंडरवेट है, सेकंड स्टंटिंग है, थर्ड वेस्टिंग है, फोर्थ SAM है सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, फिफ्थ क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस है। तो फर्स्ट इसमें अंडरवेट है तो ये फर्स्ट बेस्ड रहता है WFA पे, एंड सेकेंड फ्रॉम एक्यूट और क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन होता है, मतलब वेट फॉर एज पे बेस्ड रहता है अंडरवेट, एंड एक्यूट या क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन के कारण होता है। देन सेकेंड स्टंटिंग लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, एंड सेकेंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड Z स्कोर HFA। तो लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन होता है स्टंटिंग अगर एक्सपेक्टेड हाइट या लेंथ अटेंड नहीं कर पाता है बच्चा एज़ कम्पेयर टू हेल्दी वेल नरिश्ड चिल्ड्रन, तो स्टंटिंग बोलते हैं। और लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन का होता है इंडिकेटर। देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाइट फॉर एज Z स्कोर से कम है, वो एटलीस्ट उतना कम है, बिलो द मीडियन फॉर WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स, तो उसको बोलेंगे स्टंटिंग। देन वेस्टिंग में क्या होता है रिसेंट फेलियर टू रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है WFH में। तो रिसेंट फेलियर को रिप्रेजेंट करता है, अभी अभी हुआ है, और रिसेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया से अफेक्टेड हो सकता है। तो इसमें -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है Z स्कोर से बिलो द मीडियन, वेट फॉर हाइट में होता है लेकिन ये। देन फोर्थ सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है, तो ये डिफाइन कैसे करते हैं इसको तीन तरीक़ों से, तीन चीज़ें अगर रहेगी तो
severe malnutrition. First, very low WFH. Second, MUSC. Third, nutrition and edema. The first very low WFH weight for height बहुत कम रहेगा, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम. सेकेंड मिड अपर आर्म्स जो सर्कमफरेंस है वो लेस देन 115 mm रहेगा. एंड थर्ड, न्यूट्रिशनल एडिमा रहेगा बच्चे को. तो इन चीज़ों में ऐसे एम बोलेंगे. देन फिफ्थ है क्वाशियोर्कर एंड मैरस्मस. तो क्वाशियोर्कर एंड मैरस्मस अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रोटीन एंड एनर्जी मालन्यूट्रिशन के. तो इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक के कारण होते हैं और लो कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कारण. देन फिफ्थ हेडिंग है अर्ली डिटेक्शन ऑफ PEM. तो इसको कैसे करते हैं? फर्स्ट ग्रोथ चार्ट से, सेकेंड आर्म सर्कमफरेंस एंड थर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स. तो ग्रोथ चार्ट से इसको मेंटेन करते हैं तो उससे डिटेक्ट हो जाता है. सेकेंड आर्म सर्कमफरेंस लेते हैं तो अगर 13.5 से ज़्यादा है तो सेटिस्फैक्ट्री होता है, 12.5 से 13.5 है तो माइल्ड मॉडरेट मालन्यूट्रिशन होता है, और 12.5 से अगर कम है तो सीवियर मालन्यूट्रिशन होता है. देन प्रिवेंटिव मेजर्स इसके थर्ड. तो इसमें फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन है, सेकेंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, थर्ड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, फोर्थ रिहैबिलिटेशन है. तो फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन करते हैं. उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, फैमिली डाइट इंप्रूव करना, न्यूट्रिशन एजुकेशन देना, होम इकोनॉमिक्स, फैमिली प्लानिंग, फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब से. दैन सेकेंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में चाइल्ड की डाइट, इम्यूनाइजेशन, फूड का फोर्टिफिकेशन, ये सब आएगा. देन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या आएगा? पीरियडिक सर्वेलेंस करना, अर्ली डायग्नोसिस कोई लैगिंग ग्रोथ तो नहीं है. थर्ड, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन्फेक्शंस का, एंड प्रोग्राम्स डेवलप करना अर्ली डिहाइड्रेशन के लिए, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स डेवलप करना और डीवॉर्मिंग करना, ये सब आएगा. देन फोर्थ, रिहैबिलिटेशन में क्या आएगा? न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आएंगी, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट और फॉलोअप केयर. उसके बाद थर्ड मेन हेडिंग है ज़ेरोफ्थेल्मिया यानी कि ड्राई आई. इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा, सेकेंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, थर्ड विटामिन E डेफिशिएंसी इन इंडिया. ये 3 चीज़ें आएगी. तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. ये ज़ेरोफ्थेल्मिया या ड्राई आई रिफर करता है सारे ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस को जो विटामिन E डेफिशिएंसी में होते हैं मैन में, जो कि वाइड स्प्रेड और सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है. ज़ेरोफ्थेल्मिया refers to all ocular manifestations of vitamin E deficiency in man which is widespread and serious nutrition disorder. Then second, prevention and control में इसमें 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट शॉर्ट टर्म एक्शन, सेकेंड मीडियम टर्म एक्शन एंड थर्ड लॉन्ग टर्म एक्शन. तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म एक्शन में लार्ज डोजेस देते हैं विटामिन ए के ओरली और पीरियडिक बेसिस पे देते हैं. सेकेंड मीडियम टर्म एक्शन में फोर्टिफिकेशन करते हैं कुछ फूड्स का विटामिन ए से. दैन लॉन्ग टर्म एक्शन में वेजिटेबल्स जो होती है जनरसली डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या दूसरे विटामिन ए रिच फूड्स वो खाने बोलते हैं. दैन थर्ड, विटामिन ए डेफिशिएंसी इन इंडिया है. तो फर्स्ट 21% रिसीव डोज, सेकेंड NPP थर्ड प्रोग्राम फोकसेस ऑन, ये 3 हेडिंग्स आएंगी. तो फर्स्ट 21% रिसीव करते हैं डोज को. इंडिया में सिर्फ इतने ही बच्चे रिसीव कर पाते हैं विटामिन ए डोज को, 12 से 35 मंथ्स के बीच वाले बच्चे. बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत कम परसेंटेज है. सेकेंड NPP है जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस है. वो इनिशिएट किया गया था इस डेफिशिएंसी को फाइट करने के लिए 1970 में. दैन थर्ड प्रोग्राम फोकस किस पे करता है? फर्स्ट विटामिन ए रिच फूड्स, सेकेंड विटामिन ए डोज एंड थर्ड 6 चिल्ड्रन ट्रीटेड. तो विटामिन ए रिच फूड्स प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को और चिल्ड्रन को अंडर 5 ईयर्स. सेकेंड, मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए दिया जाता है 5 ईयर्स तक के बच्चों को. दैन थर्ड, सिक चिल्ड्रन जो होते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया से वो ट्रीट किया जाता है हेल्थ फैसिलिटीज़ में. दैन फोर्थ, न्यूट्रिशनल अनीमिया. जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकेंड कॉजेस है, थर्ड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है, फोर्थ इंटरवेंशन है. तो ये 4 हेडिंग्स है. तो फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या होता है? इस कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है ब्लड का लेस देन नॉर्मल होता है डेफिशिएंसी के कारण 1 या मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की. और ऐसी इस डेफिशिएंसी के कॉज के रिगार्डलेस, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है उसका, उससे मतलब नहीं है. सो न्यूट्रिशनल अनीमिया इज कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड इज लेस देन नॉर्मल एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 1 or more एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिगार्डलेस ऑफ कॉज ऑफ सच डेफिशिएंसी. तो सेकेंड कॉजेस क्या होता है इसके? फर्स्ट, डाइटरी आयरन पुअर अवेलेबिलिटी, सेकेंड एक्सेसिव आयरन लॉस. तो या तो आयरन अवेलेबल ही कम रहेगा डाइटरी आयरन, या फिर उसका लॉस ज़्यादा होगा. दैन थर्ड, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सेकेंड इन्फेक्शन में एंड थर्ड वर्क कैपेसिटी में.
तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी का ज़्यादा रिस्क रहता है। सेकेंड इन्फेक्शन एनीमिया कॉज हो सकता है या अग्रवेट हो सकता है पैरासिटिक डिसीजेस से। देन थर्ड वर्क कैपेसिटी, तो अनीमिया अगर माइल्ड भी रहे तो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट कर देता है मैक्सिमल वर्क कैपेसिटी में। नाउ फोर्थ इंटरवेंशन है, तो इंटरवेंशन में फर्स्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है, सेकेंड आयरन फोर्टिफिकेशन, थर्ड अदर स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देता है, तो उसमें फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेकंड डोसेज आएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, अगर हीमोग्लोबिन 10 और 12 के बीच में है और दूसरा अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10 है तो अगर हीमोग्लोबिन 10 और 12 के बीच में है तो डेली सप्लीमेंट देता होता है आयरन फॉलिक एसिड का, और अगर लेस देन 10 ग्राम है तो पेशेंट को रिफ़र किया जाता है नियरेस्ट PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। दैन सेकेंड डोसेज क्या होता है मदर्स और चिल्ड्रन में, तो मदर्स में आयरन और फॉलिक एसिड को 100 ग्राम वाले को देते हैं एलिमेंटल आयरन, और 0.5 ग्राम देते हैं फॉलिक एसिड को, डेली देते हैं ऐसा। नाउ चिल्ड्रन में क्या करते हैं, 1 टैबलेट आयरन और फॉलिक एसिड की देते हैं जिसमें 20 ग्राम होता है एलिमेंटल आयरन का और 0.1 मिलीग्राम होता है फॉलिक एसिड का, वो दिया जाता है 100 डेज तक के लिए। नाउ सेकेंड है आयरन फोर्टिफिकेशन, तो आयरन फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड में कंट्रोल के लिए अनीमिया के, जहाँ पे प्रेवलेंस हाई है। नाउ थर्ड अदर स्ट्रेटजीज में 3 है, फर्स्ट डाइटरी हैबिट्स चेंज, सेकेंड पैरासाइट कंट्रोल एंड थर्ड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो फर्स्ट डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना होता है, उसमें विटामिन ई रिच फूड डालना होता है, मतलब आयरन रिच फूड एक्चुअली, एंड सेकेंड पैरासाइट को कंट्रोल करना होता है, एंड थर्ड न्यूट्रिशन मतलब रिगार्डिंग एजुकेशन देना होता है। नाउ फिफ्थ है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इंडिया में। नाउ सिक्स्थ है एंडेमिक फ्लोरोसिस, तो ये हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सेवन्थ है लैथरिज्म, तो लैथरिज्म में फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा, सेकेंड द प्रॉब्लम, थर्ड द पल्स, फोर्थ द टॉक्सिन, फिफ्थ द डिसीज, सिक्स्थ आएगा फिर इंटरवेंशन। तो ये 6 हेडिंग्स है कि फर्स्ट लैथरिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है, ये पैरालाइजिंग डिसीज़ होता है ह्यूमन एंड एनिमल्स का, और हम ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन में इसको न्यूरोलैथरिज्म बोलते हैं इन ह्यूमंस, और ये क्रिपलिंग डिसीज़ होती है नर्वस सिस्टम की जो कैरेक्टराइज्ड होती है ग्रेजुअली डेवलपिंग स्पास्टिक पैरालिसिस से लोअर लिम्स के, और ये मोस्टली एडल्ट्स में होती है जो कंज्यूम करते हैं पल्स लैथारस सटाइवस को इन लार्ज क्वान्टिटी में। सो Letharism is paralyzing disease of human and animals, and neuroletharism is found in humans, which is a crippling disease of nervous system characterized by gradually developing spastic paralysis of lower limbs, occurring mostly in adults consuming pus Letharis sativus in large quantities. The second, the problems. तो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, मेनली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में है मोस्टली। देन थर्ड द पल्स कौन सी होती है, खेसरी दाल के कारण होता है ये लैथारस सटाइवस को जो कॉमनली बोलते हैं। देन फोर्थ टॉक्सिन कौन सा होता है, BOAA होता है, और सेकेंड रिमूव्ड बाय, ये 2 हेडिंग्स हैं इसकी। तो BOAA मतलब बीटा ऑक्सैलिल एमाइनो एलिनिन, और इसको रिमूव कैसे करते हैं, पल्स को सोक करके हॉट वाटर में और रिजेक्ट करके फिर सोप वाटर को। देन फिफ्थ द डिसीज़, इसमें 5 हेडिंग्स है, 5 स्टेजेस, लेटेंट स्टेज, सेकेंड नो स्टिक स्टेज, थर्ड 1 स्टिक स्टेज, फोर्थ 2 स्टिक स्टेज एंड फिफ्थ क्रॉलर स्टेज। तो फर्स्ट लेटेंट स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल अपेरेंटली हेल्दी रहता है, पर जब सब्जेक्ट किया जाता है फिजिकल स्ट्रेस में तो फिर अनगेनली गेट वो शो करने लगता है। तो स्टेज में इम्पॉर्टेंट बोला जाता है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से कि पल्स विड्रॉ कर ली जाती है अगर डाइट से, तो ये पूरी तरीके से रेमिशन हो जाता है डिसीज़ का। देन सेकेंड नो स्टिक स्टेज होता है, तो पेशेंट वॉक करता है शॉर्ट जर्की स्टेप्स से विदाउट एड ऑफ स्टिक इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स इसी स्टेज में पाया जाता है। देन थर्ड 1 स्टिक स्टेज होता है, तो ये क्रॉस्ड गेट के साथ वॉक करता है इसमें, और टोज के साथ वॉक करने की इसकी टेंडेंसी होती है। देन फोर्थ है 2 स्टिक स्टेज, तो इसमें एक्सेसिव बेंडिंग हो जाती है नीज की और क्रॉस्ड लेग्स हो जाते हैं, और पेशेंट को 2 क्रचेस लगते हैं सपोर्ट के लिए। देन फिफ्थ है क्रॉलर स्टेज, तो इसमें क्या होता है पोस्चर इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि नी जॉइंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बॉडी के वेट को। देन सिक्स्थ है इसका इंटरवेंशन, तो इसमें फर्स्ट विटामिन C प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, सेकेंड बैनिंग द क्रॉप, तो देन थर्ड है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन।
तो फर्स्ट विटामिन सी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ये रिपेयर किया जा सकता है, ये कुछ इंस्टेंसेस में डैमेजेस को रिपेयर किया जा सकता है डेली एडमिनिस्ट्रेशन देके 500 से 1000 ग्राम मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड एक हफ्ते तक या उससे ज़्यादा एसिड। देन सेकेंड है बैनिंग द क्रॉप। तो इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है इंडिया में, वो बैन किया है लेथायरस को सारे फॉर्म्स में, होल स्प्लिट या फ्लोर के फॉर्म में। देन थर्ड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन है, तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट स्टीपिंग मेथड है, सेकंड पैराबॉइलिंग, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ जनरल अप्रोच एंड फिफ्थ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। फर्स्ट स्टीपिंग मेथड मतलब पल्स को सोक कर देते हैं हॉट वाटर में। देन सेकंड पैराबॉइलिंग मतलब सोक कर देते हैं लाइम वाटर में ओवरनाइट और उसके बाद फिर बॉईल करते हैं तो टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन थर्ड एजुकेशन देते हैं, ये इसमें पब्लिक को एजुकेट किया जाता है कि डेंजर्स क्या हो सकते हैं इस पल्स को कंज्यूम करने के। देन फोर्थ जनरल अप्रोच, तो इसमें सर्टेन स्ट्रेन्स है लेथायरस के जिसमें बहुत लो लेवल्स ऑफ टॉक्सिन होता है 0.1%, तो उसका सिलेक्टिव प्रोपगेशन और कल्टिवेशन किया जाता है ऐसे स्ट्रेन्स का। नाउ फिफ्थ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, तो ओवरऑल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस ही ओनली सॉल्यूशन है कि जो लेथरिज्म को रूट आउट कर सकता है। सो ये था न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।